हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ़ यू आर वाचिंग माय चैनल एफओ डिलेमा। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में, जो कि 2005 में अनैक्ट हुआ था, ऑपरेट हुआ था। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट क्या है, पूरा उसे डिटेल में समझेंगे। सो बिना देर किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसा कि इस एक्ट का नाम भी है राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो आपको नाम सुन के ही ऐसा लग रहा होगा कोई ऐसा एक्ट जो हमें ये प्रोवाइड करे, ये राइट प्रोवाइड करे कि हम कोई भी इन्फॉर्मेशन गेन कर सके, ले सके। तो ये तो इसका बेसिक मतलब हो गया कि सिटीजन्स को राइट है इन्फॉर्मेशन लेने का। अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ये आरटीआई एक्ट जो 2005 में अनेबल एन एक्ट हुआ वो है क्या। तो पॉइंट वाइज समझेंगे इसके बारे में ताकि आपको डिटेल इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सो फॉर द डिटेल अंडरस्टैंडिंग आरटीआई एक्ट को समझने से पहले दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। फर्स्ट इज़ इंफॉर्मेशन एंड सेकेंड इज़ पब्लिक अथॉरिटी। तो सबसे पहले जानते हैं कि इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, यानी इंफॉर्मेशन में एक्चुअली आता क्या क्या है। कोई भी मटेरियल जो रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, मेमोज, ओपिनियंस, एडवाइजेज, प्रेस रिलीजेस, सर्कुलर्स, लॉग बुक्स, ऑर्डर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, पेपर्स, मॉडल्स, सैम्पल्स या रिपोर्ट्स, इन सभी के फॉर्म में कोई भी डाटा अगर रिकॉर्डेड है तो उसको हम इंफॉर्मेशन के तौर पर देखते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है हमारी पब्लिक अथॉरिटी। अब पब्लिक अथॉरिटी के अंदर आता क्या क्या है। कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, अथॉरिटी या इंस्टीट्यूशन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा बनाई गई है या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आती है। पहला तो ये कोई भी इंस्टीट्यूशन, अथॉरिटी या ऑर्गेनाइजेशन जो पार्लियामेंट के लॉ से बनी हो या स्टेट लेजिस्लेचर्स के लॉ से बनी हो, ये भी जो हैं पब्लिक अथॉरिटी के अंडर में आएंगी। और इसके अलावा एनजीओज़, स्कूल्स, कॉलेजेस, स्पोर्ट्स एसोसिएशंस, पॉलिटिकल पार्टीज़, ये सारी जितनी भी कैटेगरीज़ हैं ये भी पब्लिक अथॉरिटी ही कहलाई जाएंगी। तो ये होता है कैटेगराइजेशन पब्लिक अथॉरिटी का कि हम किन किन चीज़ों को या किन किन ऑर्गेनाइजेशंस को, इंस्टीट्यूशंस को पब्लिक अथॉरिटी कह सकते हैं। अब हम डिटेल में समझते हैं कि आरटीआई एक्ट जो है वो क्या बताता है, क्या वो कहता है। इन सब चीज़ों को मिला जुला कर अब हम देखेंगे। आरटीआई एक्ट 2005 ये कहता है कि अगर कोई भी सिटीज़न चाहे तो किसी भी पब्लिक अथॉरिटी की कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है, उसके बारे में जान सकता है या उसके बारे में डिमांड कर सकता है। ये इंफॉर्मेशन गेन करने की, डिमांड करने की पावर जो है वो आरटीआई एक्ट 2005 सिटीजन्स को देता है। ध्यान यहाँ ये रखना है कि इस एक्ट के तहत सिर्फ़ और सिर्फ सिटीजन्स जो है वो इन्फॉर्मेशन के लिए क्लेम कर सकते हैं, इंडियन पीपल नहीं क्लेम कर सकते। तो पीपल या फिर आप कह लो रेजिडेंट्स, वो और सिटीजन्स में होता है फ़र्क। तो ये जो आरटीआई एक्ट है, दिस इज़ फॉर द सिटीजन्स, नॉट फॉर द इंडियन पीपल। अब बात करते हैं कि ये आरटीआई एक्ट जो है वो सिटीजन्स को किस किस टाइप की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की या गेन करने की या डिमांड करने की राइट देता है, यानी कि किस किस टाइप की इन्फॉर्मेशन जो है सिटीजन्स क्लेम कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। पहला कि कोई भी अगर इंस्टीट्यूशन है तो उसका मैकेनिज़्म देखना कि वो किस तरीके से काम कर रहा है। दूसरा कि जो भी उनका काम करने का प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर किस तरीके से चल रहा है, उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन सिटीजन्स मांग सकते हैं। तीसरा कि जो भी इस इंस्टीट्यूशन में या पब्लिक अथॉरिटी के अंदर काम हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, उसकी इंस्पेक्शन के लिए सिटीजन्स जो है वो इन्फॉर्मेशन क्लेम कर सकते हैं। और कानूनी तौर पर उस इंस्टीट्यूशन का किस तरीके का फ्रेमवर्क है, ढांचा है, वो भी जो है सिटीजन्स क्लेम कर सकते हैं अगर जानना चाहें तो। इसके अलावा जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके सिटीजन्स को राइट है कि वो नोट्स बना सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उनकी वेबसाइट्स वगैरह से, और उनकी कॉपीज़ भी बना कर रख सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन, ये तो मैंने बता दिया कि सिटीजन्स किस किस टाइप की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और इसके साथ ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस किस टाइप की इन्फॉर्मेशन गेनिंग अलाउड नहीं है टू द सिटीजन्स इवन इफ़ आरटीआई एक्ट इज़ गिवन टू द सिटीजन्स। यानी कि आरटीआई एक्ट के सेक्शन 8(1) में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उस टाइप की इन्फॉर्मेशन सिटीजन्स आर नॉट अलाउड टू डिमांड और क्लेम। वो क्या इन्फॉर्मेशंस हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं।
एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी, कोई भी ऐसा मुद्दा या कोई भी ऐसी जानकारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई है, उसके लिए सिटीजन्स क्लेम नहीं कर सकते इन्फॉर्मेशन। एंड इवन इफ़ वो करते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन क्लेमिंग रिजेक्ट हो जाएगी। उसके बाद इंडिया के जितने भी स्ट्रेटेजिक मामले हैं और फॉरेन रिलेशंस हैं, इस टाइप के मैटर्स में इंफॉर्मेशन सिटीजन्स क्लेम या डिमांड नहीं कर सकते हैं। दीज आर एग्जेम्प्टेड इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं कि अगर कोई पर्सन आरटीआई फ़ाइल करना चाहे तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, या आप कह लो एलिजिबिलिटी क्या है, या फिर इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन कि वो किस तरीके से फंक्शन करती है या किस तरीके का स्ट्रक्चर है आरटीआई फ़ाइल करने का। सो फर्स्ट की फॉर फाइलेशन ऑफ द अंडर आरटीआई एक्ट आपको इंडियन सिटीज़न होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, आरटीआई फ़ाइल करने के लिए देयर इज़ अ फ़ीस 10 रुपये की, एंड जो कि ये 10 रुपीज़ भी एग्जेम्प्टेड है फॉर SC/ST कैटेगरीज़ एंड BPL कैटेगरी होल्डर्स। आप आरटीआई जो फ़ाइल करते हो वो किसी भी पीआईओ को करते हो। अब पीआईओ से वो कैसे काम करती है, आगे क्या होता है, वो मैं अभी आगे समझाऊंगी। इतना समझ लो अभी कि वो आप पीआईओ को, किसी डिपार्टमेंट के पीआईओ को देते हो जो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देता है। व्हेन यू फाइल योर आरटीआई, उसके विद इन 30 डेज़ आपको उसका रिप्लाई मिल जाता है। वेदर इट इज़, जो भी उसका रिप्लाई है वो आपको पीआईओ दे देता है। सो दिस इज़ हाउ फाइलिंग ऑफ आरटीआई गोज़। अब हम देखते हैं कि हाउ आरटीआई वर्क्स, यानी कि ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है वो कैसे काम करता है। राइट फ्रॉम द बिगनिंग, जब एक सिटीज़न उसको आरटीआई फाइल करता है, वो आरटीआई कहाँ जाती है, लेट्स बिगिन विद दैट। सबसे पहले सिटीज़न जिसको इन्फॉर्मेशन लेनी है वो अपनी आरटीआई फाइल जो है वो जाकर देता है पीआईओ को। पीआईओ यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। अब अगर इन्फॉर्मेशन स्टेट के तौर पर है तो उसे इन्फॉर्मेशन देने वाला होगा स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और अगर इन्फॉर्मेशन सेंट्रल लेवल पे लेनी है तो वो फाइल होगी सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को। उसके बाद विद इन 30 डेज़ पीआईओ जो है वो इन्फॉर्मेशन सिटीज़न को दे देता है। अब अगर जो सिटीज़न है वो पीआईओ की इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाइड है फिर तो ठीक है। अगर वो उसकी इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो सिटीज़न फर्दर एपेलाइट अथॉरिटी को अपनी इन्फॉर्मेशन क्लेम करने के लिए रीच आउट कर सकता है। एपेलाइट ऑफिसर जो होता है वो पीआईओ का सीनियर ऑफिसर होता है। उसके बाद जस्ट लाइक पीआईओ, एपेलाइट अथॉरिटी जो भी है, एपेलाइट ऑफिसर, वो इस इंफॉर्मेशन को सिटीज़न को विद इन 30 डेज़ देता है। जो भी रीजंस होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं वो सिटीज़न को देता है। फर्दर अगर सिटीज़न इस इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाइड है फिर तो ठीक है, अदरवाइज़ वो चाहे तो इस इंफॉर्मेशन की और डिटेल इंफॉर्मेशन लेने के लिए वो फर्दर रीच आउट कर सकता है इंफॉर्मेशन कमीशन को। अब इंफॉर्मेशन कमीशन अगर स्टेट लेवल पे है तो उसे स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन कहा जाता है, और अगर वो सेंट्रल लेवल पे है तो उसे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कहा जाता है। जब सिटीज़न इस इंफॉर्मेशन कमीशन के पास रीच आउट करता है तो जो इस इंफॉर्मेशन कमीशन का डिसीजन होता है वो फाइनल डिसीजन होता है। इवन उसके बाद भी देयर इज़ अ प्रोसीजर टू मूव टू द कोर्ट, बट दिस इज़ हाउ द आरटीआई एक्ट गोज़ ऑन। सो एज़ यू नो एवरीथिंग हैज़ इट्स प्रोज एंड कॉन्स। तो आरटीआई एक्ट के भी हम कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट becomes more clearer. First, we will talk about the pros or advantages of RTI Act. पहला कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो हमारा आर्टिकल 19(1) है, आरटीआई एक्ट और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल और पावरफुल बनाता है। दूसरा, आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, उस आर्टिकल को भी ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल, पावरफुल बनाता है। इस एक्ट से पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, यानी कि गवर्नमेंट और पब्लिक अथॉरिटीज़ हर चीज़ का जवाब पब्लिक को दे, और ट्रांसपेरेंसी मतलब वो काम किस तरीके से हो रहा है उसकी पारदर्शिता, ये पब्लिक अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी दोनों ही मेंटेन हो पाती है इस एक्ट की वजह से। जब ट्रांसपेरेंसी होती है तो नेक्स्ट पॉइंट ऑब्वियसली करप्शन रिड्यूस होता है। इस एक्ट की वजह से लोगों में गवर्नमेंट के ऊपर जितना भी ट्रस्ट है वो और भी ज़्यादा बिल्डअप होता जाता है। इसकी वजह से जितना भी सरकारी काम है वो और भी ज़्यादा तरीके से, गुड गवर्नेंस तरीके से चलता है।
जैसा हमने लास्ट पॉइंट में थोड़े पॉइंट्स में पहले समझा था कि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी जो है वो इम्प्रूव होती है इस एक्ट की वजह से, तो इस वजह से हमारी जो डेमोक्रेसी की स्पिरिट है वो और भी ज़्यादा खिल कर आती है, यानी कि डेमोक्रेसी है जो वो पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी बन जाती है। और क्योंकि जितने भी अथॉरिटीज़ हैं उन्हें पता है कि कोई ना कोई हमें एग्ज़ामिन कर सकता है, तो उनके डिसीजंस जो हैं वो और ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं और उनके एक्शंस जो हैं और ज़्यादा इवॉल्व हो जाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द वेरी लीस्ट पॉइंट कि ये एक्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिटीजन्स को एम्पावर करता है उनके राइट्स वगैरह को जानने के लिए। अब बात करते हैं कुछ कॉन्स यानी डिसएडवांटेजेस की। पहला इसका डिसएडवांटेज है कि इस आरटीआई एक्ट को लोग अपने पर्सनल यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी कोई भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम। ओवर एप्लीकेशन ऑफ आरटीआई फाइल्स की वजह से डिसीजन मेकिंग जो है वो गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग है वो और भी ज़्यादा डिलेड हो सकती है। नेक्स्ट इज़ देयर मे बी चांसेस दैट पॉलिटिकल पार्टीज़ और वेरियस गवर्नमेंट सेक्टर्स और वेरियस पब्लिक अथॉरिटीज़ जो हैं वो इस पब्लिक इंफॉर्मेशन राइट को जो है वो अंडरमाइन करती हैं। एंड वेरी लास्ट जो पॉइंट है मे बी आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएँ कि 2019 में जो आरटीआई एक्ट में अमेंडमेंट हुई है उसकी वजह से यूनिटरी गवर्नमेंट हैज़ मोर कंट्रोल ओवर द इंफॉर्मेशन कमीशंस, तो जिसकी वजह से वो उतने अच्छे से वर्क ही नहीं कर पाएंगी, तो जो पर्पज़ है इन्फॉर्मेशन देने का, सिटीजन्स तक राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का, वो पर्पज़ ही फुलफ़िल नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज आरटीआई एक्ट का है। सो ये था ऑल अबाउट द आरटीआई एक्ट 2005। आई होप आपको समझ आया होगा ये एक्ट क्या है। अगर इस एक्ट में आपको थोड़ी सी भी डाउट हो, कुछ पूछना हो, कहीं पे कंफ्यूजन हो, यू कैन कमेंट बिलो, आई विल डेफिनेटली आंसर। एंड एट द एंड आई वुड लाइक टू से, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक माई कंटेंट।